नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। तो 20 लोगों के मारे जाने की खबर है गजा के अंदर, लेकिन एक और खबर है कि ट्रंप आज मिलने वाले हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर से। कहा यह जा रहा है कि चूंकि कतर निगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, तो ट्रंप ने सीधे उससे बात करने की सोची है। और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप किसी भी तरह से गजा में सीज फायर करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा था कि इजराइल ने अपनी कई शर्तें वापस ले ली, तीसरा मैप कल जारी किया था। और इस मुलाकात के चलते यह माना जा रहा है कि शायद जैसा ट्रंप ने कहा है एक हफ्ते के अंदर, तो एक हफ्ते के अंदर सीज फायर जैसी कोई खबर आए। लेकिन उन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो लगातार गजा को तबाह बर्बाद तो किया ही जा रहा है। उस प्रोसेस में कहीं कोई कमी नहीं आई है। जो ट्रंप फोन करके सीरिया पर हमला रुकवा देते हैं, वही ट्रंप फोन करके गजा पर हमला नहीं रुकवा पाते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है जाफा की यह तस्वीर देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आजकल की ही तस्वीर है, क्योंकि गजा से, रफा से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। लेकिन यह जो तस्वीर है यह 1948 की है। एक हंसता खेलता शहर जफा जिसको तबाह किया गया था 1948 में, और तब भी ब्रिटेन की सेना अमेरिका की मदद के बिना इजराइल नहीं कर सकता था। इजराइल तो था ही नहीं, ज़ायनिस्ट नहीं कर सकते थे और अब भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो मदद लगातार जारी है। जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करें, लेकिन लगातार इजराइल को हथियार और पैसा भेज रहे हैं, जिससे यह मुमकिन हो रहा है कि अपने सैनिकों के लगातार मारे जाने के बाद भी इजराइल वहां पर तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है। हालांकि इसका असर इजराइल की सोसाइटी पर भी पड़ा है। पिछले 1.5 महीनों से कम वक्त में इजराइल की आर्मी के कम से कम 4 से 5 सैनिकों ने खुदकशी की है, अपनी जान दी है। जो मारे गए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, मेंटल ट्रॉमा से लगातार गुजर रहे हैं इजराइल के सैनिक, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं वो सैनिकों का नहीं, वो तो भाड़े के गुंडों और हत्यारों का काम है। सैनिक बच्चों को मारने के लिए नहीं होते हैं। जो तबाही वो गजा के अंदर लगातार देख रहे हैं, 2 साल से लगातार चलती हुई लड़ाई देख रहे हैं। लड़ाई क्या है, तबाही है। 2 साल से लगातार चलती हुई तबाही जो देख रहे हैं, उसका उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। और उसके चलते मैंने आपको बताया कि 1.5 महीने से कम वक्त में 5 से ज्यादा लोगों ने वहां पर आत्महत्या की है, खुदकशी की है। इजराइल की सोसाइटी में तमाम उथल पुथल चल रहा है, तमाम सारी खबरें लगातार आती रहती हैं। एक बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ओमर बारतो यहूदी हैं और जेनोसाइड के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं कि जेनोसाइड पर उनका काम शानदार है। जाहिर है यहूदी लोग जब जेनोसाइड की बात करते हैं तो हिटलर ने जो जेनोसाइड किया था, पोलैंड में जिस तरह का जेनोसाइड हुआ था, उस पर बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार एक आर्टिकल छपा है जिसमें जेनोसाइड लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है इजराइल के मुतल्लिक। इसके पहले कभी इजराइल के मुतल्लिक जेनोसाइड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। और इस लफ्ज का जो इस्तेमाल किया है वो प्रोफेसर ओमर बारतो ने किया है, जो खुद यहूदी हैं। उनका कहना है कि मैं जानता हूं जेनोसाइड क्या होता है, मैं इसको पहचान सकता हूं। और इनका आर्टिकल आप पढ़िएगा तो बहुत साफ समझ में आएगा कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसको ये जेनोसाइड कह रहे हैं। यानी अब जो यहूदी भी जिनका दिमाग खुला हुआ है वो भी सामने आकर कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है। और दुनिया भर में जो कोशिशें हो रही हैं इजराइल को अलग थलग करने की, वो तो आप जानते ही हैं। अभी 30 से ज्यादा मुल्कों की एक मीटिंग चल रही है, जिसमें फ्रांचेस्का अल्बनीज जैसे लोग भी हैं जो लगातार फलस्तीन का सवाल उठाते रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने जब आईसीजे में केस किया था और द हेग ग्रुप बनाया था, जिसमें स्पेन भी है, जिसमें और भी बहुत सारे मुल्क हैं, एशियन हैं, अफ्रीकन हैं, यूरोप के मुल्क हैं, ऐसे 30 देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग चल रही है, जिस मीटिंग में यह तय किया जाना है कि किस तरह से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ अभियान चलाया जाए, इजराइल की हकीकत कैसे पूरी दुनिया के पास ले जाया जाए। अगर नेहरू जी का जमाना होता, अगर इंदिरा जी का जमाना होता, अगर राजीव जी का जमाना होता, तो इस 30 के ग्रुप में हिंदुस्तान भी होता। लेकिन अभी जो हुकूमत है हिंदुस्तान में वो इजराइल के ज्यादा करीब है, तो हिंदुस्तान यहां कहीं दिखाई नहीं देता। और जब हिंदुस्तान जो हमेशा हक के लिए खड़ा रहा है, जो आजादी के बाद से ही शांति, अमन और हक के लिए खड़ा रहा है दुनिया में, वो जब ऐसी जगहों पर नहीं दिखता है तो मेरे सीने में हूक उठती है। जब मैंने ये न्यूज देखा तो
हालांकि मुझे पता था कि इसमें हिंदुस्तान नहीं है, फिर भी मैंने तलाशने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से ही सही कोई हिंदुस्तानी भी यहां पर हो, लेकिन कोई हिंदुस्तानी वहां नहीं दिखा। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं उनका फर्ज ज्यादा बन जाता है आवाज उठाने का, दुनिया को यह बताने का कि हिंदुस्तानी भी फलस्तीन के साथ हैं। भले हमारी सरकार ना हो, भले हमारे हुक्मरान ना हो, भले हमारे देश का एक हिस्सा इजराइल कर रहा हो, लेकिन अब भी यहां नेहरू और गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं जो फलस्तीन के साथ खड़े होते हैं। आप सोचिए क्यों ना खड़े हो फलस्तीन के साथ। एक प्रशांत किशोर हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उनका एक बयान आया कि खुद खाने के लिए नहीं है, देह पर कपड़े नहीं हैं और बात गजा और फलस्तीन की करते हैं। हक की बात करने के लिए जेब में पैसा होना, पेट में ठूस ठूस के खाना होना जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर साहब, आप ये बात नहीं समझेंगे क्योंकि आपकी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी के साथ खड़े हो गए, कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहते थे, जेडीयू के साथ खड़े हो ही चुके हैं। आपके सीने में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए दर्द नहीं है। वरना हम तो ऐसे मुल्क से हैं जहां ऐसी कहानियां हमें बचपन में सुनाई गई हैं कि कोई गरीब आदमी आधी रोटी पाता है और वो भी किसी दूसरे गरीब के साथ बांट कर खाता है। जो हक के साथ खड़ा होता है वो अपनी रोटी, अपने कपड़ों की फिक्र नहीं करता। फलस्तीन और गजा के साथ खड़े होने के लिए ना अमीर होने की जरूरत है, ना रईस होने की जरूरत है, ना मुसलमान होने की जरूरत है, ना क्रिश्चियन होने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इंसान होने की जरूरत है। और प्रशांत किशोर साहब, आपने ये लिख के तय कर दिया कि आप इंसान नहीं हैं। मेरे ऊपर भी लगातार हमले होते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमले करते रहते हैं इस बात के लिए कि ये लगातार हमास की, लगातार गजा की बात करते हैं। मैं यहां हमास का सपोर्ट करने नहीं बैठा हूं। मैं यहां बैठा हूं फलस्तीन के उस राइट का सपोर्ट करने के लिए जो 1948 में यूनाइटेड नेशन ने दिया था। जो जमीन फलस्तीनियों को दी गई थी, कम से कम वो जमीन फलस्तीनियों को मिले, एक इंसान की इज्जत मिले, इसके लिए मैं यहां बैठा हूं। मैं यहां बैठा हूं, मैं लगातार अगर फलस्तीन पे बात करता हूं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा सीना धड़कता है, मुझे दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती जब मैं देखता हूं कि रोज 100 बेगुनाह बच्चों को, औरतों को, मर्दों को मार दिया जाता है। अगर आपको इसका दर्द नहीं होता, अगर आप सिर्फ फलस्तीन पर बात करने तभी आते हैं जब आपको लगता है कि अभी बहुत चर्चा में है, तो वो आपकी चॉइस है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे या किसी के भी फलस्तीन पे बोलने के हक को प्रशांत किशोर या उनके जैसे लोग नहीं छीन सकते हैं। आप सोचिए क्यों ना बोला जाए। एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हुशम अबू सफिया, MBBS MD, खूब पढ़े लिखे, एक हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज महीनों हो गया जेल में पड़े हैं। उनके वकील की पोस्ट आती है कि उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, भूखा रखा जाता है, मारा पीटा जाता है। आप बताइए दुनिया में कहां बच्चों का इलाज करना गुनाह है? फलस्तीन में इसको भी गुनाह बना दिया गया है। तो आप ही बताइए कि हमारे जैसे लोग इस पर आवाज क्यों ना उठाएं? क्या मेरा फलस्तीन पर आवाज उठाना आपको भी गलत लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।